नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं उसके भाग 52 को आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो पार्ट 51 है प्रैक्टिस सेट का एनटीपीसी के लिए, इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है किसके द्वारा की गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी राखाल दास बनर्जी के द्वारा। तो राइट आंसर आपको जाएगा राखाल दास बनर्जी के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा जो है शरीर का त्याग कर दिया था। तो वह शासक कौन था जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा जो है अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो यह शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने उपवास के द्वारा जो है अपने शरीर का त्याग किया था, तथा आपको पता होगा अपने अंतिम समय में जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसने जैन धर्म को अपना लिया था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, तराइन का जो प्रथम युद्ध था किसके मध्य लड़ा गया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध सन 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। तो राइट आंसर आपको जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो है तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। वहीं दूसरा जब युद्ध 1192 में लड़ा जाता है तो दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज पराजित हो जाते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर किसने स्वतंत्र किया। तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर किसने स्वतंत्र किया था। तो मुर्शिद कुली खां, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल से जो मुर्शिद कुली खां था। तो जो मुर्शिद कुली खां था उसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग करके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खां। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, विधवा पुनर्विवाह कानून जो था कब बना। तो विधवा पुनर्विवाह कानून बना था सन 1856 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपका जाएगा सन 1856 ईस्वी में, तथा इस कानून को बनाने में जो महत्वपूर्ण योगदान था वह दिया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। जो है विधवा पुनर्विवाह कानून को बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण प्रयास थे वह किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। तथा इस कानून के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग जो था इस समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की जो नीति है कब अपनाई। तो अंग्रेजों के द्वारा जो है फूट डालो और शासन करो की जो नीति थी अपनाई गई थी सन 1858 के बाद, यानी कि 1858 जब 1857 की क्रांति खत्म हो जाती है उसके बाद जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1858 के बाद। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन किसी देश की राजधानी नहीं है। दिए गए 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इसमें से कौन किसी भी देश की राजधानी नहीं है। तो कैनबरा राजधानी आपको मिलेगी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है। वेलिंगटन राजधानी आपको मिलेगी न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है। रियाद आपको राजधानी मिलेगी सऊदी अरब की। सऊदी अरब की जो राजधानी वो रियाद है, परंतु जो सिडनी है यह किसी भी देश की राजधानी नहीं है, क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया का एक फेमस सिटी है। ऑस्ट्रेलिया का एक फेमस शहर है सिडनी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, यह किसी भी देश की राजधानी नहीं। बाकी तीनों, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है और रियाद जो है सऊदी अरब की राजधानी है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर के दिन। तो राइट आंसर आपका जाएगा 22 दिसंबर के दिन जो है दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला प्रश्न हमारा है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका के जो घास के मैदान होते हैं उनको कहा जाता है पंपास, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान होते हैं उनको पंपास के नाम से जाना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी आपको बतानी है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। तो राइट आंसर आपको जाएगा दक्षिण अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी है वो है अमेजन, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। तो भारत में जितने भी विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनको क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दल का दर्जा देने का जो अधिकार दिया गया है भारत के जो चुनाव आयुक्त है, हमारा जो इलेक्शन कमीशन होता है, हमारा जो चुनाव आयोग है, इसके द्वारा जो है
जो कितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनको राष्ट्रीय या क्षेत्रीय लेवल का जो दर्जा है दिया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, चुनाव आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो इसमें से कौन सा अनुच्छेद जो पंचायतों के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो यह अनुच्छेद है 40, यानी कि आर्टिकल जो 40 है, अनुच्छेद 40 जो है, यह पंचायतों के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तथा ये जो अनुच्छेद 40 है, यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं, यानी जिनको हम DPSP के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत आता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, यानी कि कंकरेंट लिस्ट में है? तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा विषय आपको समवर्ती सूची में मिलेगा? तो जो शिक्षा यानी कि जो एजुकेशन है, ये आपको मिलेगी समवर्ती सूची में, यानी कि ऑप्शन इसका जो बी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा जो देश है वह G8 समूह का सदस्य नहीं है? आपको बताना है कि G8 जो कंट्री हैं, जो दुनिया के सबसे विकसित देशों का समूह है G8, इसमें से कौन सा मेंबर नहीं है? तो इसमें से स्पेन जो है वो मेंबर नहीं है, बाकी के फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी है, ब्रिटेन है, जापान, इसके अलावा अमेरिका है, उसके अलावा रूस आपको मिलेगा, इसके बाद आपको मिलेगा कनाडा। टोटल 8 देशों का समूह है यह G8। फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान, अमेरिका, उसके बाद रसिया और कनाडा। तो ये G8 मेंबर हैं, इन्हें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, 1991 की आर्थिक नीति कब का लक्ष्य क्या था? तो उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, यानी कि इनमें से सभी, ये सभी लक्ष्य थे 1991 के आर्थिक नीति के। तथा इस समय हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। कौन थे? नरसिम्हा राव इस समय देश के प्रधानमंत्री थे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से भारत की आय का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत कौन सा है? तो भारत की आय का सबसे जो मुख्य स्रोत है वो है इनमें से सेवा क्षेत्र, यानी कि सर्विस जो सेक्टर है, यहाँ से जो इनकम है वह सबसे ज़्यादा जनरेट होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सर्विस का एरिया, यानी कि सर्विस क्षेत्र। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है यह खट्टे फलों में पाया जाता है और स्किन जो हमारी होती है उसको स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 28 हड्डियां होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 28। अगला प्रश्न हमारा है, हड्डियों की पढ़ाई को विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जो हड्डियां की पढ़ाई होती है वो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत की जाती है, यानी कि ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत जो है हड्डियों की पढ़ाई की जाती है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, ऑस्टियोलॉजी। अगला प्रश्न हमारा है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की जो खोज है ल्यूवेन हुक के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, ल्यूवेन हुक। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोला जाएगा? तो भारत का जो पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर है यह खोला जाएगा कर्नाटका में। कर्नाटका में कहाँ? तो कर्नाटका में कोप्पाल में, कोप्पाल नामक जगह है कर्नाटका में, यहीं पे भारत का जो पहला खिलौनों का विनिर्माण क्लस्टर यह खोला जाएगा। तो राइट आंसर आपको जाएगा कर्नाटका। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश ने भारतीय चिकित्सक द्वारकानाथ कोटनिस की कांस्य प्रतिमा का निर्माण किया हाल ही में? तो यह देश है चीन। चीन के द्वारा जो है भारतीय चिकित्सक जो थे द्वारकानाथ कोटनिस, इनकी कांस्य प्रतिमा का जो है निर्माण किया गया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न हमारा है, मुस्तफा अदीब को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो लेबनान के ये नए प्रधानमंत्री बने मुस्तफा अदीब, तथा लेबनान की राजधानी है बेरूत। बेरूत जो है लेबनान की राजधानी है। अगला प्रश्न हमारा है, नींद की बीमारी को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? तो नींद की बीमारी को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश बना है टोगो। राइट आंसर आपको आ जाएगा ऑप्शन बी, जो टोगो अफ्रीका का देश है, यह नींद की बीमारी को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश बना है। अगला प्रश्न हमारा है,
हाल ही में किस बैंक ने वर्चुअल संपत्ति प्रदर्शनी होम उत्सव की शुरुआत की है? तो यह बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल से जो आईसीआईसीआई बैंक है यह वर्चुअल संपत्ति प्रदर्शनी होम उत्सव की शुरुआत करने वाला पहला बैंक बना है। तो राइट आंसर आपको जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। अगला प्रश्न हमारा है, इंग्लैंड का जो गृह युद्ध स्टार्ट हुआ था वह कितने वर्षों तक चला था? तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध स्टार्ट हुआ था यह 7 वर्षों तक चला था। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 7 वर्ष। अगला प्रश्न हमारा है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य जो थे यह भारत में कहाँ से आए थे? तो केंद्रीय मध्य एशिया से, यानी कि मतलब केंद्रीय एशिया से। राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय एशिया से जो है आर्य भारत में आए थे। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट था 52वें नंबर का, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।